अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेशंस में से किसी एक नेशन का नाम बताओ, सबसे पहले आपके दिमाग में किस नेशन का नाम आता है? इंडिया, चाइना, अमेरिका, राइट? और ऐसी बात दिमाग में आना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज में डोमिनेट इसी नेशन ने किया है। यूएस ही वो नेशन है जो ये क्लेम करती है कि उसने मून पर इंसानों को सक्सेसफुली लैंड कराया है। समर ओलंपिक्स गेम जो हर 4 साल के गैप में होती है, उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स आने का रिकॉर्ड भी इसी नेशन के पास है। इसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसकी जीडीपी $32.38 ट्रिलियन है, जिस लिस्ट में इंडिया 6th रैंक करती है। एंड और भी कई ऐसे सेक्टर्स है जिसके ऊपर तो हमने बातें भी नहीं की। तब तो दिमाग में एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पॉपअप होती है कि ये कर कैसे रहा है, ये ऐसा बन कैसे गया, अपने गेम में किंग बनने की जर्नी इसकी कैसी थी और कैसे इसने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया। टेंशन नॉट, क्योंकि इसी चीज को डिस्कवर करने के लिए ही तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो से दमदार एंड डिफरेंट होने वाली है। Modern United States is the most powerful country in human history, with over 800 military bases and 37% of global military spending. हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो बिना किसी सेकंड थॉट के एक ही नाम याद आता है, अमेरिका। America is the richest and most powerful country in history, but America's rise to number 1 was actually quite unexpected. Today, the United States is the largest superpower in the world. तो इसकी शुरुआत तब होती है जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर एक्सीडेंटली पहुंचते हैं। उनका मेन गोल था एशिया से डायरेक्ट ट्रेड रूट खोजना, ताकि वो वहां से स्पाइसेस, मिल्क एंड दूसरी एशियन चीजों को ट्रेड कर सके। नाउ यूरोप को इस ट्रेड रूट की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो रास्ता वो नॉर्मली यूज किया करते थे उस पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण उनके लिए ये ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हो रहा था। ऑन द अदर हैंड क्रिस्टोफर कोलंबस ये मानते थे कि अर्थ का साइज बहुत छोटा है, इसलिए हमेशा ईस्ट से ट्रैक करने के बजाय वेस्ट से ट्रैक किया जाए तो सीधा एंड एक्यूरेट पाथ डिस्कवर किया जा सकता है। लेकिन उनका ये अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो गया। रास्ता इतना लंबा निकला कि बीच में तो वापस जाने की बातें होने लगी। सिर्फ उनका पेशेंस ही था जो उन्हें आगे जाने के लिए मजबूर कर रहा था। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस और उसके सेलर्स को एक लैंड दिखी। उनको लगा कि वो एशिया के पास पहुंच गए हैं, इसलिए वो आइलैंड के लोगों को इंडियंस मानने लगे। वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर स्पेन वापस जाते हैं, जहाँ उनका ग्रैंड वेलकम होता है एंड आगे की और भी कई जर्नीज के लिए उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। कोलंबस कई सालों तक बस यही मानता रहा कि उसने एशिया से डायरेक्ट रूट फाइंड कर लिया है, बट उसे क्या पता था कि उसने एशिया नहीं बल्कि एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट का खोज कर लिया है। एक्चुअल में यूरोप ने अमेरिका पर कब्जा एकदम अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे किया था। फर्स्ट वॉयज तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए गई थी, बट जो सेकंड वॉयज कोलंबस अपने साथ लाया था उसमें थे 17 शिप्स, hundreds ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स, सेटलर्स एंड स्मॉल पॉक्स डिसीज। कोलंबस के आने से पहले ही यहाँ पर नेटिव अमेरिकन रहा करते थे। ऐसा कह सकते हो कि यही असली अमेरिकन थे। इनके अंदर इस स्मॉल पॉक्स डिसीज से लड़ने के लिए किसी भी टाइप की इम्यूनिटी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि नेटिव अमेरिकन की बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन मर गई, जिसके कारण यहाँ की कई सारी कम्युनिटीज तो खत्म ही हो गई। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यूरोप अपना डोमिनेंस अमेरिका में दिखाना शुरू कर देता है। वो उन नेटिव अमेरिकन को हरा कर उनसे उनकी जमीन छीनना और उनमें कब्जा करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर भी अमेरिका को अपने पूरे कंट्रोल में ला लेता है। लेकिन इसके बाद अब कहानी 15th सेंचुरी के बाद सीधे 17th सेंचुरी में स्टार्ट होती है, जब 1763 में ब्रिटेन ने फ्रेंच एंड इंडियन वॉर जीती थी। लेकिन उन वॉर्स में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, जिसे रिकवर करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस अमेरिकन में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके रिएक्शन में वहाँ के लोग भड़क उठते हैं और वहीं से एक स्लोगन वर्ल्ड फेमस होती है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले स्टैम्प एक्ट आता है, जिसके बेसिस पर न्यूज़पेपर, लीगल पेपर्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा पेपर वाली चीजों पर टैक्स लिया जाने लगा, जिससे जनता को लगा कि सरकार सीधे उनके जेब में हाथ डाल रही है। फिर टी एक्ट आ गया। ग्लास, पेपर, पेंट ऐसे सभी रोजमर्रा की चीजों में टैक्स लगना शुरू हो गया, जिसके कारण जनता में गुस्सा इग्नाइट हो गया। लेकिन असल में आग में घी डालने का काम तो तब होता है जब 1770 में ये एक्सीडेंट होता है, जो बोस्टन में होता है, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर्स एंड कॉलोनिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कॉलोनिस्ट मारे गए थे,
जिसके बाद यहाँ के लोगों को ये लगने लगा कि ब्रिटेन इन पर रूल नहीं डोमिनेशन कर रहा है। लोगों का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये स्पेशल राइट मिला कि वो इन कॉलोनीज को चाय बेच सकता है। फिर उस कंपनी ने शिप्स लोड किए और उन शिप्स को इन कॉलोनीज की ओर रवाना कर दिए। लेकिन कॉलोनिस्ट ये चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन थी कि ये सब क्यों हो रहा है। एंड फिर होता है वो फेमस प्रोटेस्ट जो बोस्टन टी पार्टी के थ्रू हुआ था। इस पार्टी के कुछ लोग भेजे गए शिप्स पर चढ़ गए और टी के चेस्ट को तोड़कर उन्हें समुद्र में फेंकने लगे। यह करने के पीछे उनका मकसद सिर्फ टी डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि ये मैसेज देना था कि तुम्हारी अथॉरिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते। इस एक्सीडेंट के बाद तो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में खलबली ही मच गई। उन्होंने और भी सख्त लॉस इंट्रोड्यूस कर दिए जिसे इनटॉलरेंस एक्ट कहा गया। उन्हें ये लगा कि इन सब से वे इन लोगों को डरा सकते हैं। लेकिन रिजल्ट उल्टा निकला। इसके बाद अमेरिकन और भी ज्यादा यूनाइट हो गए। एंड देन स्टार्ट होती है 4 जुलाई 1775 में पहली लड़ाई आजादी की। लेकिन ये सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं रही, ये आगे जाकर एक वॉर बन गई। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई और पब्लिश कर दी गई। इस डिक्लेरेशन ने दुनिया के सामने ये क्लियर कर दिया कि अब वो ब्रिटेन से अलग हो रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन इसे मानने को तैयार ही नहीं था। लगातार वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद फाइनली 1783 में ब्रिटेन ने अमेरिका की इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट कर ली, जिससे इस जर्नी का एक फेज तो खत्म होता है और अमेरिका इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट तो और भी नेशंस हुई थी, बल्कि इससे पहले तो और भी कई नेशंस इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो एट द एंड अमेरिका ही इतना पावरफुल क्यों बना? तो इसका आंसर इसकी स्ट्रेटजीज एंड टाइमिंग पर है, जो इसे एक पावरफुल नेशन बनने के लिए प्रमोट करती है। 4 जुलाई 1776 के बाद अमेरिका की शुरुआत 13 कॉलोनीज के साथ हुई। अब इसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये उभरी कि ग्रो किस तरह करना है, क्योंकि जब कोई नेशन न्यूली इंडिपेंडेंट होती है तो उसके सामने एक ही प्रॉब्लम आती है कि किस तरह सरवाइव किया जाए। अमेरिका आजाद तो हो गया था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा उसके अंदर छुपा था, क्योंकि आजादी जीतना अलग बात है और आजादी को बचा कर रखना अलग बात है। जब धीरे धीरे समय बीता तो एक कड़वी हकीकत सामने आई कि देश लगभग कंगाल है, देश कर्जे में डूबी हुई है एंड फौज को तनख्वाह देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। करेंसी की वैल्यू लगातार गिर रही है और सबसे बड़ी बात, अमेरिका यूनाइट भी नहीं है। उस टाइम पर अमेरिका के पास जितने भी कॉलोनीज थी वो खुद को लगभग अलग देश समझती थी। कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं, कोई पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कोई इफेक्टिव टैक्स सिस्टम नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव नहीं। नई सरकार आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन नाम के सिस्टम पर चल रही थी। पेपर में सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन रियलिटी में सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर था। कांग्रेस लॉज तो बना सकती थी, लेकिन उन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकती थी। पैसे मांग सकती थी, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती। आर्मी बना सकती थी, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। एक तरीके से देखो तो अमेरिका आजाद तो हो गया था, लेकिन उसके पास देश चलाने के टूल्स ही नहीं थे। और इसी पर अमेरिका के लीडर्स को पहली बार एहसास हुआ कि शायद कुछ टूट सकता है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मेडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे लीडर्स डर गए। उन्होंने देखा कि अगर सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया तो अमेरिका सिविल वॉर्स, इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल काओस में डूब सकता है। अब सवाल ब्रिटेन से बचने का नहीं था, अब सवाल था अमेरिका से अमेरिका को बचाने का। 1787 फिलाडेल्फिया में देश के कुछ ब्रिलियंट दिमाग एक जगह इकट्ठा होते हैं। ऑफिशियली उनका मिशन सिस्टम को रिपेयर करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फैसला किया कि रिपेयर नहीं रिप्लेसमेंट किया जाएगा। कई महीनों तक डिबेट्स हुई और एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। देश में होगा एक प्रेसिडेंट, एक कांग्रेस, एक नेशनल टैक्सेशन और एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ कागज पर नहीं रियलिटी में काम करे। 1789 को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने और अब अमेरिका बदल चुका था। उसके पास सर्वाइव करने के लिए खुद के इंस्टीट्यूशन थे। अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी और धीरे धीरे अमेरिका फैलते हुए साउथ तक पहुंच गई। लेकिन वहाँ के कंडीशंस और भी कहीं डिफरेंट थे। सदर्न स्टेट की इकोनॉमी यूजुअली कॉटन एंड टबैको की खेती पर बेस्ड थी, जिसके लिए वो अफ्रीकन स्लेव्स का यूज किया करते थे। नॉर्दर्न स्टेट इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुकी थी और वह स्लेवरी को एक ऐसा कलंक के रूप में देखा करती थी। अमेरिका जैसे जैसे साउथ की ओर बढ़ रहा था, उसके लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ रही थी। उन सदर्न स्टेट्स को स्लेव स्टेट डिक्लेयर किया जाए या फ्री स्टेट। कांग्रेस में अपना पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए दोनों साइड यही चाहते थे कि न्यू राज्य उनके आइडियोलॉजी के हो, एंड जिसके ही कारण अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती।
जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, वरना मुझे इस वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं चाहता। बट स्टिल इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सिविल वॉर, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। जस्ट 10 सिविल वॉर कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली आउट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अमेरिकन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ग्रो होने का मौका तब मिलता है जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। दोनों बड़े वर्ल्ड वॉर्स यूरोपियन टेरिटरीज में ही लड़ी गई, जिससे अमेरिकन टेरिटरी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने इन यूरोपियन नेशंस को वेपन्स एंड आर्मरी सप्लाई करके खूब सारे प्रॉफिट कमाए, जिसके बाद इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज हो गई। लेकिन यूरोपियन नेशन के लिए बुरी बात ये थी कि उनके नेशन की इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। ये डिस्ट्रक्शन इतनी बड़ी थी कि कई सारी फैमिलीज तबाह हो गई। अब क्योंकि यूरोपियन नेशन की इकोनॉमी डूब रही थी, तो रिजल्ट ये निकला कि इनकी करेंसी की वैल्यू भी धीरे धीरे गिरने लगी, जिसे बैलेंस करने के लिए दुनिया ने अपना मुंह डॉलर की ओर कर दिया और अमेरिका की डॉलर करेंसी वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करने लगी। इसके इसी डोमिनेशन के कारण ही इसे इंटरनेशनल करेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अमेरिकन कल्चर धीरे धीरे डिजाइन होकर अपना एक ऐसा फॉर्म ले लेता है जिससे वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, एलोन मस्क, सत्या नडेला जैसे पावरफुल लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने वहां रहकर प्रॉपर काम किया, जिससे वहां इनोवेशन एंड ग्रोथ बूम होने लगी। 19th सेंचुरी के एंड तक अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बन गई। इसने स्पेस की ओर अपना कदम बढ़ाया और उधर भी बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया, और इस तरह अमेरिका एक सुपर पावर बना। क्योंकि ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका ने खुद पर आए हर प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से सॉल्व किया एंड हर अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाया। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो कमेंट्स में सिविल वॉर कमेंट जरूर से कर देना एंड ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पे होनी चाहिए। एंड या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ, क्योंकि इससे हमारी चैनल की रीच और बढ़ेगी, जिसके बाद हम इससे भी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर पाएंगे। तो या सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।